चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का छठा दिन है। इसके साथ ही ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे पूरे हो गए हैं। अब तक इस जंग में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल अमेरिका में मिलकर 17 ईरानी जहाज डुबाए। ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस बीच इजराइल ने लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बेहदावी रिफ्यूजी कैंप में हुआ, जो उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप माना जाता है। इस बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरानी में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की स्थिति में दक्षिणी इजराइल में स्थित इस परमाणु केंद्र पर हमला किया जा सकता है। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस चुनाव पर दुनिया के कई देशों की नजर है, क्योंकि सितंबर 2025 में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह पहला आम चुनाव है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, जो अब चुनाव करा रही है। इस चुनाव में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, KP शर्मा ओली और गगन थापा को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। बिहार के CM नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा में नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, निशांत और मनीष वर्मा का नॉमिनेशन रिसिप्ट कटा है। नीतीश कुमार आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे। इधर CM नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन की खबरों के बीच जदयू कार्यकर्ता CM हाउस पहुंचने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। CM हाउस के बाहर कार्यकर्ता रो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने CM हाउस जा रहे बीजेपी कोर्ट के मंत्री सुरेंद्र मेहता, JDU MLC संजय गांधी और JDU विधायक प्रेम मुखिया को भगा दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए DMK और कांग्रेस पार्टी में बुधवार को सीट बंटवारे पर मुहर लग गई। DMK ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। पार्टी नेताओं के अनुसार यह फैसला DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष K सिल्वापेंथरुगै के बीच हुई बैठक में लिया गया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। पार्टी ने हरियाणा से कमरवीर सिंह बौद्ध और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अनुराग कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हें हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। तेलंगाना की दूसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी माने जाने वाले वीम नरेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी DMK ने कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट दी है। कांग्रेस ने यहां से M क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार बनाया है। इधर भाजपा भी 2 बार में 13 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। अमेरिकी संसद ने बुधवार को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने वाला एक प्रस्ताव खारिज कर दिया है। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 47 और विरोध में 53 वोट पड़े। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रख सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल अमेरिका ने अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा बम गिराए हैं। वहीं 20 ईरानी वॉरशिप को भी डुबो दिया है। इन हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन किया। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इसे समुद्र में हुई बर्बरता बताया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर लिखा, फ्रिगेट डेना, जो भारतीय नौसेना के मेहमान के रूप में लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहा था, उसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के निशाना बनाया गया। अमेरिका को इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर अयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। खामेनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों में शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल के हमले में 28 फरवरी को खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान ने एक दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्दी खत्म करने की अपील की है। मोदी ने कहा कि मिलिट्री लड़ाई से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस फिलहाल ईरान की मदद करने की स्थिति में नहीं है। उनके मुताबिक रूस की ज्यादातर सैन्य ताकत यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में उलझी हुई है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूसी सेना का बड़ा हिस्सा यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है और इसी वजह से मॉस्को के पास ईरान की खुलकर मदद करने की क्षमता नहीं बची है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रूस ईरान को कुछ सैन्य तकनीक या उपकरण दे सकता है, जैसे शाहेद ड्रोन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। उनके मुताबिक ईरानी शाहेद ड्रोन में रूसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होने के संकेत मिलते हैं।